हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो आज जो आपकी क्लास रहने वाली है, ये है आपकी सेकंड क्लास। इससे पहले आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना। प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासेज जो आपकी सीक्वेंस वाइज ऐड करा दी गई है। तो ये जो क्लासेज है, ये है आपकी PYQ सीरीज, जिसमें कि हमें 30 में से 30 नंबर जो है आपके लाने हैं। ये जो क्लासेज है, ये आपकी CDP के PYQ के बेस पर होती है। तो डेली जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, CTET के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आज तक हुए, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डेली 8 बजे जो है डिस्कस करते हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो बच्चे पेड बैच में जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पर पेड बैच है प्रयास बैच, तो आप इसमें जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया, आप इस पर कॉल कर लेना। और जो आपकी फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, 999 रुपये में आपको प्रॉपर यहाँ पर पेपर मिलने वाला है, जिसमें आपका लेवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों रहेंगे। तो आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके ये है आपका पेपर CTET जुलाई 2024 का, जो कि आपका 7 जुलाई का हुआ था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपके डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन लास्ट क्लास में देख लिए थे। आज हम आपका 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 11 से स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन में डाउट था, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है मैंने आपको आंसर बताया था, वो बताया था आपका सेकेंड, जो कि आपका यहाँ पर CTET ने ऑफिशियल आंसर की में सही माना था। लेकिन जो आपका इसका आंसर है, वो है आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है, लेकिन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही माना गया था। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज है क्या करें क्या नहीं। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, तो आप आंसर 1 पर जाना, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें जो है चैलेंज कर सकते हो और आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पे जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो क्या आपको इसमें 1 ही आंसर पर जाना है, लेकिन आपका जो ऑफिशियल आंसर ये, उसमें आपका सेकंड ही सही बताया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया था। चलिए अब बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। और बाकी इस क्वेश्चन में जो भी डाउट कंफ्यूजन है, वो हम आपका पेड क्लास में प्रॉपर समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपका विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, विकास से डेवलपमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक ही पेपर में। बताना है कौन सा जो है सही है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र है। यहाँ पर क्या है, असतत प्रक्रिया है, चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय से नहीं। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो चलिए बताइए कौन सा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें विकास के जो विभिन्न पहलू है, पहलू जैसे कि संज्ञानात्मक, आपका सामाजिक हो जाएगा, आपका संवेगात्मक हो जाएगा, संज्ञान से, शारीरिक रूप से, ये सारे जो आपके पक्ष है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ये बिल्कुल गलत है। मान लीजिए आपका शरीर थका हुआ है, आज आपने 5 से 6 घंटे वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा काम किया, तो आपका मन करेगा ही नहीं पढ़ने का। चाहे आप संज्ञान रूप से, आप मेंटली कितना ही ये हो कि कल मेरा पेपर है, मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इस वजह से तो आंसर नहीं होगा। और विकास जो आपकी सतत प्रक्रिया है, मतलब जन्म से मृत्यु तक आपकी चलने वाला जो आपकी प्रक्रिया है, वो आपका विकास है। डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या है, विकास जो है चक्रीय तरीके से होता है और रेखीय से नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। विकास जो है आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, चक्रीय रूप से होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, गलत। विकास जो है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में जो है दृढ़ विकास रखने वाले में से निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण है। मतलब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन इतना है कि आपका एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे आपको तैरने और डूबने की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझाना है, आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक है, बस इतना बताना है। तो आप निर्देशित खोज करोगे, व्याख्यान करोगे, वीडियो दिखाओगे, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करोगे। देखो यहाँ पर जो है आपका व्याख्यान विधि होता है बड़े बच्चों के लिए, जैसे कि आपका UG PG लेवल में, ठीक है, आप उसमें व्याख्यान विधि से पढ़ा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं और वो इतने डेवलप हो चुके होते हैं, क्या वो खुद से पढ़ लेंगे, या आप जो समझाओगे उनके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड, तो आपका नहीं होगा। चलिए आगे बात करेंगे पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण से, ठीक है। आप क्या करोगे, पावर पॉइंट को प्रेजेंट कर दोगे। यहाँ पर क्या है, 5वीं क्लास का बच्चा है और वो तैरने और डूबने की अवधारणा को समझ रहा है, तो क्या आप सिर्फ फोटो दिखाओगे उससे काम हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो ये भी गलत हो जाएगा कि सिर्फ आपने पावर पॉइंट पर समझा दी, ये चीज़ें गलत है, क्योंकि बच्चे करके सीखेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो तैरना डूबना। अब मान लीजिए आप बच्चों को चलना सिखा रहे हो, तो चलने के लिए आप फोटो दिखाओगे, उससे हाथ पकड़ के चलाओगे, तो आप उसे चलवाओगे ना। तो यही आपका यहाँ पर है, वीडियो दिखाने से बच्चा सीखेगा, समझेगा, लेकिन प्रॉपर चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा, निर्देशित खोज, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। गाइडेड करोगे, बच्चों को गाइड करोगे, और डिस्कवरी, दोनों ही ठीक है, ठीक है। निर्देशित खोज, इसमें बच्चा खुद से भी करेगा और आपकी हेल्प भी लेगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे।
यहाँ पर क्या है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाया जाता है। यहाँ पर क्या है, जो आपके जेंडर को लेकर जो है पहले से ही कुछ अवधारणाएं फिक्स होती है, जैसे कि लड़कियां खाना बनाएगी, लड़कियां घर पे रहेगी, लड़के की शादी हो जाएगी तो वो लड़के के घर चली जाती है, लड़के जो है वहीं पर रहते हैं, लड़के जो है पैसा कमा के लाएंगे, लड़के जो है खाना नहीं बनाते। ये क्या है, पूर्व कल्पित आपकी अवधारणाएं जो कि आपकी चली आ रही है। तो ये क्या है, आपका जेंडर प्रारूप, आपका जेंडर टाइपिंग है नहीं, आपका जेंडर पहचान है, आप इससे पहचान करते हो कि जो कमा के आ रहा है वो आदमी है, ये चीज़ें गलत है। आप जेंडर भेदभाव है, ये क्या कोई भेदभाव है नहीं, इन्होंने क्या कहा, पूर्व कल्पित, पहले से ही चीज़ें फिक्स है वो ही चली आ रही है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जेंडर रूढ़िवादिता बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, जो हमारे पहले से ही कुछ अवधारणाएं जो हम लेकर चल रहे हैं। अब आपकी रूढ़िवादिता ही तो आपकी हट रही है कि लड़कियां भी पढ़ रही है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, तो क्या है, रूढ़िवादिता को कम करने के लिए ही है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होती है, पहले अगर आपको समावेशी कक्षा नहीं बता तो इसे समझना जरूरी है। समावेशी कक्षा से जो है आपका 5 नंबर का आपके सिलेबस में दिया हुआ है और 5 नंबर आपके समावेशी कक्षा से बनते हैं। 5 नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो समावेशी कक्षा क्या होती है, देखो इसका एग्जाम्पल है, आपके घर में मतलब आपके 2-3 बहन भाई होंगे, ठीक है, तो आपके 2-3 बहन भाई है, तो आपकी मम्मी जो है आपकी तीनों की, मतलब आप मान लीजिए 3 घर में आपके 3 बच्चे हैं और जो आपकी मम्मी है वो तीनों बच्चों का जो है प्रॉपर ध्यान रखती है। ठीक है, मान लीजिए इसे क्या चाहिए, इसे पराठे खाने हैं, इसे पराठे मिलेंगे, इसे पोहा मिलेगा, इसे हलवा मिलेगा। तो जिस बच्चे की जो भी नीड है आपकी मम्मी वो कर रही है और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर रही, और सब किस में रह रहे हैं, वो एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक है, तीनों का घर क्या है, एक ही घर है। ठीक है, उसी के अंदर उनकी सारी नीड को, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो वही आपका समावेशी कक्षा है। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर स्कूल है, इसके अंदर ये मोटा बच्चा है, ये पतला बच्चा है, इसे कम दिखाई देता है, ये पढ़ने में बहुत तेज है, ये मंदबुद्धि है, इसे चलने में प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो है बच्चे, अलग अलग शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सब आपके अलग अलग बच्चे। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग बच्चे, लेकिन यहाँ पर टीचर क्या करेगा, सबकी नीड को ध्यान रखेगा। ठीक है, सबके नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें कराएगा, लेकिन सबको एक ही छत के नीचे कराएगा। एक ही छत के मतलब एक ही साथ बच्चों को आगे बढ़ाना और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, वो ही आपका समावेशी। समावेशी मतलब सबका समावेश। सबका समावेश कब होगा, जब सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो यही आपका समावेशी है, इसे कभी मत भूलना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट से ही बनेंगे। समावेशी होता क्या है, बस समावेशी कक्षा भी वही है, समावेशी भी वही है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन समान पाठ्यचर्या से। अभी बताया कि 3 बच्चे थे, एक को हलवा खाना था, एक को पोहा। तो आपकी माता जी क्या कर रही है, सबको अलग अलग उसकी नीड के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो समान पाठ्यचर्या थोड़ी है, सब बच्चों को उनके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर चीज़ें करानी है। तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है, समान शिक्षण शास्त्र, समान पेडागोजी, आप एक ही पेडागोजी लेकर चल रहे हो, गलत है। हमें यूनिफॉर्म नहीं करना चाहिए, अलग अलग है। सब बच्चे विभिन्नताओं के उसमें रहते हैं, सब बच्चे अलग अलग है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, तो जो जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ आप ज़रूरी नहीं उस तरीके से पढ़ो। तो ये चीज़ें क्या, विभिन्नता है, और विभिन्नताओं को एक साथ लेकर आना ही समावेशी है। जैसे कि आपका इंडिया, इंडिया क्या है, विभिन्नता में एकता है, तो वही आपका यहाँ पर समावेशी है। आगे है क्या, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। यहाँ पर क्या दे दे, विशेष बच्चे दे दे, यही नेगेटिव है। हमें विशेष बच्चे, हमें विशिष्ट बच्चे, इस प्रकार से बांटना ही नहीं है। सब बच्चे, सभी बच्चे को एक साथ लेना है, ये गलत है। सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच, बिल्कुल सही है। और वे कक्षा की क्रियाओं में शामिल हो, ये सबसे ज़रूरी है। मतलब सभी बच्चे क्या हो, एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाए, सब बच्चे एक्टिविटीज़ में भाग ले, सब बच्चे जो है कक्षा की गतिविधियों सब बच्चों तक पहुंच सके, यही आपका समावेशी है। मतलब सब बच्चों को एक साथ लाना। आगे क्या, विशेष बच्चों की ज़रूरतमंद और आश्रित रूप से देखना, नेगेटिव चीज़ें। हम किसी एक ही बच्चे को देख रहे हैं, उसे भी आश्रित रूप से नहीं, गलत है, नेगेटिव है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। लेव वाइगोस की कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेव वाइगोस की, ठीक है, इन्होंने पूरी अपनी थ्योरी दी थी। इनके अनुसार जो है छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सही है। तो बस इतना देखना है कि बच्चों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इनमें से 4 ऑप्शन दिए, चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको निकालना है। और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो चारों में से बेस्ट कैसे निकालेंगे, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला, ऐसे काम प्रदान करना जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित हो और पूरा कर सके। सिर्फ बच्चों को आप इसलिए पढ़ा रहे हो कि बस उन्हें काम पूरा करना है,
ठीक है, ये चीज़ें गलत है तो ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको काटना है, जो ऑप्शन आ रहा है जो नेगेटिव है उसे अलग करो, पॉजिटिव को अलग करो, जो आपके क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर में जाना है। ऐसे ही आप आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें रटने का है ही नहीं कि आप सोचो मैं तो ये तो रट के गया था, पेपर में ऑप्शन सेम मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ठीक है, जितना आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके को इन्हेंस करोगे, जितना बेटर करोगे ना, उतना आपका सीटेट पास होगा और कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो हम इसी बेस पर कर रहे हैं कि आपको नहीं आता, सही आंसर पर कैसे जाओगे। डेली क्लासेस भी फॉलो कर लोगे तो सीडीपी में तो फेल होने वाले आप नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ, ठीक है, वर्तमान स्तर में पूरी तरीके से असंबंधित हो। मान लीजिए आपको सीटेट पास करना है और मैं आपको कल से यूपी पुलिस की क्लासेस देने लगूँ, क्या उसका कोई सेंस है? क्या उससे आपको बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को ऐसा काम दो जो उसके वर्तमान जीवन से रिलेटेड नहीं है और किसी और चीज़ से संबंधित हो। तो ये कोई सेंस थोड़ी है। आप बच्चों को 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हो और सिलेबस आप उसे बीए का पढ़ा रहे हो, तो कुछ भी उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे आपका थर्ड ऑप्शन, इसमें क्या है, छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनकी उचित समर्थन और आपका मार्गदर्शन दो। ठीक है, बच्चों को क्या करो, जो उनकी करंट कंडीशन है, लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, गाइड करो, गाइडेंस दो, प्रॉपर सपोर्ट करो। तो ये तो चीज़ें अच्छी है ना। अब मान लीजिए आपको सीटेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करूँगी, सपोर्ट करूँगी, आपको गाइड करूँगी कि ये चीज़ ऐसे पढ़ लो, ऐसे क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या है, ये अच्छी चीज़ है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। चलिए फोर्थ देखते हैं क्या है, छात्रों को कोई सहायता ना देना। मतलब मैं, आप मुझसे पूछोगे भाई ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा मैम, आप मुझे बता दीजिए, और मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद से करो, मैं नहीं बता रही, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। तो ये चीज़ें गलत है, तो फोर्थ भी गलत है, सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हैंड्स की सुविधा को पेश करने के लिए, देखो पहले इसे समझो, ये तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। आपका लॉरेंस कोलबर्ग था, इन्होंने आपका नैतिक दुविधा, ठीक है, नैतिक दुविधा पर जो है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, पूरी थ्योरी दी थी। ठीक है, दुविधा मतलब डिलीमा मतलब मैं ये करूँ या ये करूँ, ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 एग्ज़ाम है, आप सीटेट का एग्ज़ाम दो या फिर बीएड का एग्ज़ाम दो, तो आप ये दुविधा में फंस गए, कौन सा करूँ, क्योंकि सीटेट छोड़ दिया तो भी कुछ बेनिफिट नहीं है, बीएड का छोड़ दिया तो भी बेनिफिट नहीं है, तो आपको एक प्रॉपर रास्ता निकालना पड़ता है। तो वही आपका यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया था। इन्होंने क्या बताया, देखो हेंज जो है आपका एक दुविधा में फंस जाता है। इसकी माता या पिता, कुछ ही मान लीजिए, इसकी माता जो है बीमार है। ठीक है, इसकी माता जो है बीमार है और इसके पास पैसे नहीं है। देखो पहला, माता बीमार, पैसे नहीं है। दूसरा, एक दवाई है जिससे इसकी माता ठीक हो सकती है, लेकिन उस दवाई के लिए उसे पैसा चाहिए और पैसे इसके पास है नहीं, और जिसके पास वो दवाई, वो बिना पैसों के दवाई कभी नहीं देगा, और इधर उधर से भी उसके पास पैसे नहीं हो रहे। तो अब वो क्या करेगा, अपनी माता को बचाएगा या फिर वो नैतिक बना रहे कि बिल्कुल मुझे चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना। तो अगर वो अपनी माता को बचाने के लिए यहाँ पर दवाई की चोरी कर देगा तो गलत भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसकी माता तो बच रही है। ठीक है, दवाई चोरी करना कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन दवाई चोरी करना मतलब नैतिकता के विरुद्ध है। तो ये क्या, दुविधा में जो है हेंज फंस गया। यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, यही बताया कि कानून की परिस्थिति क्या के लिए स्थापित नहीं किया गया और इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो यही बताना है कि जो आपकी कानून की परिस्थिति है उसमें क्या है, चोरी करना गलत बात है और दवाई लेना भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो कौन सी स्थिति सही है, तो ये बताना है कौन सा जो है नैतिकता की विकास के सिद्धांत है। अब बात करें, लॉरेंस कोलबर्ग ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 लेवल बताए। कितने लेवल बताए, 3 लेवल में जो है 2-2 स्टेज है, हर लेवल की 2-2 स्टेज है। ठीक है, ये आपके टोटल 6 आपको यहाँ पर स्टेज देखने को मिलेगी। सीधा ये भी क्वेश्चन बनता है कितने लेवल है, कितने स्टेज है, याद रखना। ठीक है, इन्हें प्रॉपर डिस्कस करेंगे आपका। पहले हम पीवाईक्यू को कंप्लीट कर ले, फिर ये सब थ्योरी को भी लेके आएंगे। तो इसमें क्या है, आपका यहाँ पर नैतिकता की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका नैतिकता का विरोधाभास हो रहा है, व्यक्तिगत अधिकार और आपका लोकतांत्रिकता की यहाँ पर बात की गई है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यही आपका यहाँ पर सिद्धांत, यही आपकी अवस्था के बारे में बात की गई है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें आपका गणित। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिए, गणित। पेपर आपका सीडीपी का, लेकिन क्वेश्चन गणित से भी पूछ लेगा, क्योंकि सीडीपी क्या है, पढ़ाने का तरीका है, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो गणित, सामाजिक विज्ञान, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देकर पूछ सकता है। तो इसमें क्या, गणित में जो है आपके नंबर, अंक जो के बारे में बताते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी का ये प्रदर्शन क्या बताता है,
उसकी कोशिश की कमी। मान लीजिए मैं कह रही हूँ, आप बता रहे हो मुझे कि मेरे सीडीपी में जो है बहुत कम नंबर आते हैं, मुझे सीडीपी समझ में नहीं आती, तो क्या इसमें आपकी कोशिश की कमी है? आपने ट्राई तो किया है, आपको नहीं समझ में आ रही वो अलग बात है, लेकिन आपने ट्राई किया है तो ये तो गलत बात है, कोशिश की तो कमी नहीं है। कार्य कठिनाई, आपको लग सकता है कि कार्य डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन कठिनाई तब होगी जब वो सभी के लिए हो, लेकिन यहाँ पर क्या आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो ये भी कट हो जाएगा। किस्मत लक के ऊपर आप जा ही नहीं सकते। आप टास्क डिफ़िकल्ट कह रहे हो फिर भी ठीक है, एफर्ट कह रहे हो कि मेरी कमी ये भी, लेकिन किस्मत के भरोसे आप पेपर पास करोगे, ये तो चीज़ें गलत है। तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर योग्यता का अभाव, ठीक है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है लेकिन उसके अंदर कमी है, ठीक है, वो चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही। मेरे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, आपके अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, वही अभी के साथ है। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, योग्यता का अभाव है। तो आपका यहाँ पर आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। इसमें आपका अभिकथन और कारण, रीज़न वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार पूछे गए, 6 से 7 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करें आपका इसमें, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छी बात है, और जो है 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। देखो यहाँ पर क्या बताया, एक बच्चा 12 महीने का, एक बच्चा 20 महीने का है। एक ने क्या किया, 12 महीने में बोलना स्टार्ट कर दिया, 12 महीने में जो है पढ़ना, मतलब 2-2 अक्षर बोलने स्टार्ट कर दिए, लेकिन एक 20 महीने का है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे क्या, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, व्यक्तिगत बच्चों के लिए काफ़ी भिन्न हो सकता है। इन्होंने क्या कहा कि जो आपके बच्चे उन सब के लिए अलग अलग हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है, और इन्होंने यही कहा है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें दोनों ही सही है। कैसे कर सकते हो आप, इनमें बीच में क्योंकि लगा दो, अगर आप क्योंकि लगा के आपको इसका रीज़न मिल रहा है तो आपका दोनों ही सही हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ये दोनों सही तो होते हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये चीज़ें में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि लगाकर बीच में देख लो, जब क्योंकि लगाकर देख लोगे आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरीके से तैयार किए जाने वाला आलोचनात्मक चिंतन, सोच के बारे में बता रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का बता रहा है कि उसकी विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर नोट दे दे, इसे ध्यान रखना, ठीक है, नोट पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, यहाँ पर नोट है आपका, ठीक है। इसमें बात करेंगे आपका, ये क्वेश्चन पहले भी इसी शिफ्ट में आया, कल भी हमने क्वेश्चन सेम डिस्कस किया था, ठीक है, बस यहाँ पर नोट दे दिए, उसमें नोट नहीं था। तो पहले क्या है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। यह है खुला प्रश्न और कई उत्तरों को एक साथ प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, चलिए हो सकता है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ फैक्ट पर नहीं करनी, ठीक है। आलोचना मतलब आप क्या करते हैं, आलोचना में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हो, किसी चीज़ में कमी भी निकालते हो, पॉजिटिव पॉइंट भी निकालते हो, हर एक चीज़ जो है आप उसमें ध्यान में रखते हो, तो वही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। तो क्या आप सिर्फ जानकारी को रट रहे हो, बिल्कुल गलत। आपने देखा होगा, आपने 12th ग्रेजुएशन में एक आपका आलोचनात्मक आता था, लास्ट में आपको क्रिटिकल करके एक पैसेज लिखना पड़ता था कि आप इससे क्या समझे, या कोई क्वेश्चन दे दिया आपको इसका आलोचनात्मक वर्णन करना है, तो उसमें आपको उसकी कमी और उसका आपका प्लस पॉइंट दोनों बताना होता था। तो कमी तभी तो बता पाओगे जब आप उस टॉपिक को अच्छे से समझोगे, एनालाइज करोगे, तभी बताओगे। तो इन्होंने क्या कहा, सिर्फ आप अगर उस जानकारी को रटोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा वो सही है गलत, नहीं बता सकते। तो इस वजह से आपका थर्ड गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है पहले में क्या था, समस्या समाधान बिल्कुल सही निकाल सकते, उच्च स्तरीय सोच भी है आपकी, ठीक है। और कई प्रश्नों, जो यह खुला प्रश्न होता है, कई उत्तरों की प्रस्तुति की अनुमति देता है। मतलब एक क्या होता है आपका डाइवर्जेंट होता है और आपका एक कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचना, ठीक है, बहुत सारी थिंकिंग डेवलप कर पा रहे हो कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है, मैं अपने नोट्स ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं अपने नोट्स इस तरीके से पढ़ सकता हूँ। तो ये सब क्या आपके यहाँ पर डाइवर्जेंट, अलग अलग तरीके, अलग अलग खुला सोच होती है आपकी ये। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, इसमें सोच का विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मतलब आप एनालाइज कर पा रहे हो, आप मूल्यांकन कर पा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आप एनालाइज कर रहे हो किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को, तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ये सब क्या क्रिटिकल थिंकिंग के पार्ट है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा जो कि नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, ठीक है। मतलब टीचर के जो पूर्वाग्रह है, पहले से उसकी जो बायस है, उसके खुद के एटीट्यूड्स है, उनके जो एटीट्यूड है, उन्हें जो है आपस में चेक करते रहना चाहिए। आगे समस्या समाधान की प्रक्रिया क्रियात्मक स्थिरता से बाधित है,
तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क में, ये बिल्कुल आपका थिंकिंग बेस पर है, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है कि आप इसमें रटो, ठीक है। अगर मैंने इसका आंसर बता दिया तो आप इसमें बिल्कुल नहीं सोचोगे, और मैं चाहती हूँ आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा सोचो और इसका आंसर जो है कमेंट में बताओगे आप मुझे, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप सभी के कमेंट चेक किए जाएंगे, किसने आपका आंसर दिया है किसने नहीं, ठीक है। ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। ये रहा आपका इंग्लिश में, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। कल हम आपके बाकी के बचे हुए पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे, 30 के 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आपकी हिंदी की भी क्लासेस करेंगे, ठीक है। हिंदी में डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा, सारी चीज़ें। पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, पेड कोर्स का मैंने आपको बता दिया। डेली 8 बजे आपके यहाँ पर क्लासेज होगी, जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, और इसकी PDF भी आपको फ्री में मिलेगी। जो भी मैं आपको PDF PPT जो भी नोट्स होंगे वो सब आपको फ्री में मिलने वाले हैं। कहाँ पर मिलेंगे आपको? आपको CTET का एक बैच मिला है, मतलब आपको टेलीग्राम एक ग्रुप मिला है, आप उस पर चेक करना। लिंक जो है आपको मैं डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हूँ, उसके पास ही आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था। कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न आपका बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और आप सभी ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए, और इस बार जो है आपका CTET ज़रूर पास होगा। चलिए।